आज 10 साल से जब्त कर रहा हूं। अपने इस नन्हे से हृदय में अग्नि का दहकता हुआ कुंड छिपाए बैठा हूं। संसार में कहीं शांति होगी, कहीं सैर तमाशे होंगे, कहीं मनोरंजन की वस्तुएं होंगी। मेरे लिए तो अब यही अग्नि राशि है और कुछ नहीं। जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी में जलकर राख हो गई। किससे अपनी मनोव्यथा कहूं? फायदा ही क्या? जिसके भाग्य में रुदन अनंत रुदन हो, उसका मर जाना ही अच्छा। मैंने पहली बार तारा को उस वक्त देखा जब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरे पिता आगरे के एक अच्छे डॉक्टर थे। लखनऊ में मेरे एक चाचा रहते थे। उन्होंने वकालत में काफी धन कमाया था। मैं इन दिनों चचा ही के साथ रहता था। चचा के कोई संतान न थी, इसलिए मैं ही उनका वारिस था। चचा और चाची दोनों मुझे अपना पुत्र समझते थे। मेरी माता बचपन ही में सिधार चुकी मेरी माता बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। मातृ स्नेह का जो कुछ प्रसाद मुझे मिला, वह चाची जी ही भिक्षा थी। वही भिक्षा मेरे उस मातृ प्रेम से वंचित बालपन की सारी विभूति थी। चाचा पड़ोस में हमारे बिरादरी के एक बाबू साहब और रहते थे। चाचा के पड़ोस में हमारी बिरादरी के एक बाबू साहब और रहते थे। वो रेलवे विभाग में किसी अच्छे ओहदे पर थे। 200-250 रुपए पाते थे। नाम था विमल चंद्र। तारा उन्हीं की पुत्री थी। उस वक्त उसकी उम्र 5 साल की होगी। बचपन का वह दिन आज भी आंखों के सामने है, जब तारा एक फ्रॉक पहने बालों में एक गुलाब का फूल गूंथे हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कह नहीं सकता क्यों मैं उसे देखकर झेप सा गया। मुझे वह देव कन्या सी मालूम हुई, जो उषा काल के सौरभ और प्रकाश से रंजित आकाश से उतर आई हो। उस दिन से तारा अक्सर मेरे घर आती। उसके घर में खेलने की जगह न थी। चचा साहब के घर के सामने लंबा चौड़ा मैदान था। वहीं वह खेला करती थी। धीरे धीरे मैं भी उससे मानुस हो गया। मैं जब स्कूल से लौटता तो तारा दौड़कर मेरे हाथों से किताबों का बस्ता ले लेती। जब मैं स्कूल जाने के लिए गाड़ी पर बैठता तो वह भी आकर मेरे साथ बैठ जाती। एक दिन उसके सामने चाची ने चाचा जी से कहा, तारा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। क्यों कृष्णा, तू तारा से ब्याह करेगा? मैं मारे शर्म के बाहर भाग गया, लेकिन तारा वहीं खड़ी रही, मानो चाची ने उसे मिठाई देने को बुलाया हो। उस दिन से चाचा और चाची में अक्सर यही चर्चा होती। कभी सलाह के ढंग से, कभी मजाक के ढंग से। उस अवसर पर मैं तो शर्मा कर बाहर भाग जाता था, पर तारा खुश होती थी। दोनों परिवारों में इतना घराव था कि इस संबंध का हो जाना कोई असाधारण बात न थी। तारा के माता पिता को तो इसका पूरा विश्वास था कि तारा से मेरा विवाह होगा। मैं जब उनके घर जाता तो मेरी बड़ी आवभगत होती। तारा की मां उसे मेरे पास छोड़कर किसी बहाने टल जाती थी।
किसी को अब इसमें शक न था कि तारा ही मेरी हृदयेश्वरी होगी। एक दिन उस सरला ने मिट्टी का एक घरौंदा बनाया। मेरे मकान के सामने नीम का पेड़ था। उसी की छाह में वह घरौंदा तैयार हुआ। उसमें कई जरा जरा से कमरे थे, कई मिट्टी के बर्तन, एक नन्ही सी चारपाई थी। मैंने जाकर देखा तो तारा घरौंदा बनाने में तन्मय हो रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और बोली, कृष्णा, चलो हमारा घर देखो, मैंने अभी बनाया है। घरौंदा देखा तो हंसकर बोला, इसमें कौन रहेगा तारा? तारा ने ऐसा मुंह बनाया मानो यह व्यर्थ का प्रश्न था। बोली, क्यों, हम और तुम कहां रहेंगे? जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हम लोग इसी घर में आकर रहेंगे। वह देखो तुम्हारी बैठक है, तुम यहीं बैठकर पढ़ोगे। दूसरा कमरा मेरा है, इसमें बैठकर मैं गुड़िया खेलूंगी। मैंने हंसी करके कहा, क्यों, क्या मैं सारी उम्र पढ़ता ही रहूंगा और तुम हमेशा गुड़िया ही खेलती रहोगी? तारा ने मेरी तरफ इस ढंग से देखा जैसे मेरी बात नहीं समझी। पगली जानती थी कि जिंदगी खेलने और हंसने ही के लिए है। यह न जानती थी कि एक दिन हवा का एक झोंका आएगा और उस घरौंदे को उड़ा ले जाएगा और इसी के साथ हम दोनों भी कहीं से कहीं जा उड़ेंगे। इसके बाद मैं पिताजी के पास चला गया और कई साल पढ़ता रहा। लखनऊ की जलवायु मेरे अनुकूल न थी, या पिताजी ने मुझे अपने पास रखने के लिए यह बहाना किया था, मैं निश्चय नहीं कह सकता। इंटरमीडिएट तक मैं आगरे ही में पढ़ा, लेकिन चचा साहब के दर्शनों के लिए बराबर जाता रहता था। हर एक तातील में लखनऊ अवश्य जाता और गर्मियों की छुट्टी तो पूरी लखनऊ ही में करती थी। एक छुट्टी गुजरते ही दूसरी छुट्टी आने के लिए गिने जाने लगते थे। अगर मुझे एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पत्र आ पहुंचता। बचपन के उस सरल प्रेम में अब जवानी का उत्साह और उन्माद था। वे प्यारे दिन क्या भूल सकते हैं? वही मधुर स्मृतियां अब इस जीवन का सर्वस्व है। हम दोनों रात को सबकी नजरें बचाकर मिलते और हवाई किले बनाते। इससे कोई यह न समझे कि हमारे मन में पाप था, कदापि नहीं। हमारे बीच में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा संकेत न आने पाता जो हम दूसरों के सामने न कर सकते, जो उचित सीमा के बाहर होते। यह केवल वह संकोच था जो इस अवस्था में हुआ करता है। शादी हो जाने के बाद भी तो कुछ दिनों तक स्त्री और पुरुष बड़ों के सामने बातें करते ल जाते हैं। हाँ, तो अंग्रेजी सभ्यता के उपासक हैं। जो अंग्रेजी सभ्यता के उपासक हैं, उनकी बात मैं नहीं चलाता। वे तो बड़ों के सामने आलिंगन और चुंबन करते हैं। हमारी मुलाकातें दोस्तों की मुलाकातें होती थी। कभी ताश की बाजी होती, कभी साहित्य की चर्चा, कभी स्वदेश सेवा के मंसूबे बनते, कभी संसार यात्रा के। क्या कहूं, तारा का हृदय कितना पवित्र था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री कैसे पुरुष पर नियंत्रण कर सकती है, कुत्सित को कैसे पवित्र बना सकती है। एक दूसरे से बातें करने में, एक दूसरे के सामने बैठे रहने में हमें असीम आनंद होता था। फिर प्रेम की बातों की जरूर वहां होती, फिर प्रेम की बातों की
चर्चा वहां जरूर होती जहां अपने अखंड अनुराग, अपनी अतुल निष्ठा, अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाना होता है। हमारा संबंध तो स्थिर हो चुका था, केवल रस्में बाकी थी। वह मुझे अपना पति समझती थी, मैं उसे अपनी पत्नी समझता था। ठाकुर जी का भोग लगाने के पहले थाल के पदार्थों में कौन हाथ लगा सकता है? हम दोनों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी और कई कई दिनों तक बातचीत की नौबत न आती। लेकिन ज्यादती कोई करे, मनाना उसी को पड़ता था। मैं जरा सी बात पर तिनक जाता था। वह हंसमुख थी, बहुत ही सहनशील, लेकिन उसके साथ ही माननी भी परले सिरे की। मुझे खिलाकर भी खुद न खाती, मुझे हंसाकर भी खुद न हंसती। इंटरमीडिएट पास होते ही मुझे फौज में एक जगह मिल गई। उस विभाग के अफसरों में पिताजी का बड़ा मान था। मैं सार्जेंट हो गया और सौभाग्य से लखनऊ ही में मेरी नियुक्ति हुई। मुंह मांगी मुराद पूरी हुई, मगर विधि वाम कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था। मैं तो इस ख्याल में मगन था कि कुछ दिनों में तारा मेरी होगी। उधर एक दूसरा ही गुल खिल गया। शहर के एक नामी रईस ने चाचा जी से मेरे विवाह की बात छेड़ दी और 8,000 रुपए दहेज का वचन दिया। चाचा जी के मुंह से लार टपक पड़ी। सोचा, यह आशातीत रकम मिलती है, इसे क्यों छोड़ूं? विमल बाबू की कन्या का विवाह कहीं न कहीं हो ही जाएगा। उन्हें सोचकर जवाब देने का वादा करके विदा किया और विमल बाबू को बुलाकर बोले, आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी की बातचीत करने आए थे। आप तो उन्हें जानते होंगे, अच्छे रईस है, 8,000 रुपए दे रहे हैं। मैंने कह दिया है सोचकर जवाब दूंगा। आपकी क्या राय है, यह शादी मंजूर कर लूं? विमल बाबू ने चकित होकर कहा, यह आप क्या फरमाते हैं? कृष्णा की शादी तो तारा से ठीक हो चुकी है ना? चचा साहब ने अनजान बनकर कहा, यह तो मुझे आज मालूम हो रहा है। किसने ठीक की है यह शादी? आपसे तो मुझसे इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। विमल बाबू जरा गर्म होकर बोले, तो बात आज 10-12 साल से सुनता हूं। जो बात आज 10-12 साल से सुनता हूं, क्या उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी? मैं तो इसे तय समझे बैठा हूं। मैं ही क्या, सारा मोहल्ला तय समझ रहा है। चाचा साहब ने बदनामी के भय से जरा दब कर कहा, भाई साहब, हक तो यह है कि मैं जब कभी इस संबंध की चर्चा करता था, दिल लगी के तौर पर, लेकिन खैर, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपके साथ सब तरह की रियायत करने को तैयार हूं। मुझे 8,000 रुपए मिल रहे हैं, आप मुझे 7,000 दे दीजिए, 6,000 ही दीजिए। विमल बाबू ने उदासीन भाव से कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच दहेज मांग रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आता। चाचा साहब ने हाथ सिकोड़ कर कहा, चाचा साहब ने माथा सिकोड़ कर कहा, इसमें मजाक की तो कोई बात नहीं। मैं आपके सामने चौधरी से बातें कर सकता हूं। विमल बाबू, आपने तो यह नया प्रश्न छेड़ दिया। मुझे तो स्वप्न में भी गुमान न था कि हमारे और आपके बीच में यह प्रश्न खड़ा होगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, 10-5 हजार में आपका कुछ न बनेगा। हाँ, यह रकम मेरी सामर्थ से बाहर है। मैं तो आपसे दया ही की भिक्षा मांग सकता हूं।
आज 10-12 साल से हम कृष्णा को अपना दामाद समझते आ रहे हैं। आपकी बातों से भी कई बार इसकी तस्दीक हो चुकी है। कृष्णा और तारा में जो प्रेम है वह आपसे छिपा नहीं है। ईश्वर के लिए थोड़े से रुपयों के वास्ते कई जनों का खून ना कीजिए। चचा साहब ने धृष्टता से कहा, विमल बाबू मुझे खेद है कि मैं इस विषय में और नहीं दब सकता। विमल बाबू जरा तेज होकर बोले, आप मेरा गला घोट रहे हैं। चचा, आपको मेरा एहसान मानना होगा कि कितनी रियायत कर रहा हूं। विमल, क्यों ना हो, आप मेरा गला घोंटे हैं और मैं आपका एहसान मानूं। मैं इतना उदार नहीं हूं। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने लोभी हैं तो आपसे दूर ही रहता। मैं आपको सज्जन समझता था। अब मालूम हुआ कि आप भी कौड़ियों के गुलाम हैं। जिसकी निगाह में मुरव्वत नहीं, जिसकी बातों पर का कोई विश्वास नहीं, उसे मैं शरीफ नहीं कह सकता। आपको अख्तियार है कृष्णा बाबू की शादी जहां चाहे करें, लेकिन आपको हाथ न मलना पड़े। तारा का विवाह तो कहीं न कहीं हो ही जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो किसी अच्छे ही घर में होगा। संसार में सज्जनों का अभाव नहीं है, मगर आपके हाथ अपयस के सिवा और कुछ न लगेगा। चचा साहब ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, अगर आप मेरे घर में ना होते तो इस अपमान का कुछ जवाब देता। विमल बाबू ने छड़ी उठा ली और कमरे से बाहर जाते हुए कहा, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप जवाब देने के योग्य ही नहीं है। उसी दिन शाम को जब मैं बैरक से आया और जलपान करके विमल बाबू के घर जाने लगा तो चाची ने कहा, कहाँ जाते हो? विमल बाबू से और तुम्हारे चाचा जी से विमल बाबू से और तुम्हारे चाचा जी से आज एक झड़प हो गई। मैंने ठिठक कर ताज्जुब के साथ कहा, झड़प हो गई? किस बात पर? चाची ने सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया और विमल को जितने काले रंगों में रंग सकी रंगा। तुमसे क्या कहूं बेटा, ऐसा मुंहफट तो आदमी ही नहीं देखा। हजारों ही गालियां दी, लड़ने पर आमादा हो गया। मैंने 1 मिनट तक सन्नाटे में खड़े रहकर कहा, अच्छी बात है, वहां न जाऊंगा, बैरक जा रहा हूं। चाची बहुत रोई चिल्लाई, पर मैं एक क्षण भी न ठहरा। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई मेरे हृदय में भाले भोंक रहा है। घर से बैरक तक पैदल जाने में शायद मुझे 10 मिनट से ज्यादा न लगे होंगे। बार बार जी झुंझलाता था। चचा साहब पर नहीं, विमल बाबू पर भी नहीं, केवल अपने ऊपर। क्या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर चचा साहब से कह दूं, कोई मुझे लाख रुपए भी दे तो शादी ना करूंगा। मैं क्यों इतना डरपोक, इतना तेजहीन, इतना दब्बू हो गया? इसी क्रोध में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा और यह सारा वृत्तांत सुनाने के बाद अंत में लिखा, मैंने निश्चय कर लिया है कि और कहीं शादी ना करूंगा, चाहे मुझे आपकी अवज्ञा ही क्यों ना करनी पड़े। उस आवेश में न जाने क्या क्या लिख गया, अब याद भी नहीं। इतना ही याद है कि 10-12 पन्ने 10 मिनट में लिख डाले थे। संभव होता तो मैं यही सारी बातें तार से भेजता। 3 दिन मैंने बड़ी व्यग्रता के साथ काटे। उसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सोचता, तारा हमें अपने मन में कितना नीच समझ रही होगी। कई बार जी में आया कि चलकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं और कहूं, देवी मेरा अपराध क्षमा करो। चचा साहब के कठोर व्यवहार की परवाह ना करो, मैं तुम्हारा था और तुम्हारा हूं। चचा साहब मुझसे बिगड़ जाएं, पिताजी घर से निकाल दें, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें खोकर मेरा
जीवन ही खो जाएगा। तीसरे दिन पत्र का जवाब आया। रही सही आशा भी टूट गई। वही जवाब था जिसकी मुझे शंका थी। लिखा था, भाई साहब मेरे पूज्य हैं, उन्होंने जो निश्चय किया है उसके विरुद्ध में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकता, और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें नाराज न करो। मैंने उस पत्र को फाड़कर पैरों से कुचल दिया और उसी वक्त विमल बाबू के घर की ओर चल पड़ा। आह, उस वक्त अगर कोई मेरा रास्ता रोक लेता, मुझे धमकाता कि उधर मत जाओ, तो मैं विमल बाबू के पास जाकर ही दम लेता और आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। पर वहां मना करने वाला कौन बैठा था? कुछ दूर चलकर हिम्मत हार बैठा, लौट पड़ा। कह नहीं सकता क्या सोचकर लौटा। चचा साहब की अप्रसन्नता का मुझे रत्ती भर भी भय न था। उनकी अब मेरे दिल में जरा भी इज्जत न थी। मैं उनकी सारी संपत्ति को ठुकरा देने को तैयार था। पिताजी के नाराज हो जाने का भी डर न था। संकोच केवल यह था, कौन मुंह लेकर जाऊं? आखिर मैं उन्हीं चाचा का भतीजा तो हूं। विमल बाबू मुझसे मुखातिब न हुए। विमल बाबू मुझसे मुखातिब न हुए या जाते ही जाते धुतकार दिया, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और क्या रह जाएगा। सबसे बड़ी शंका यह थी कि कहीं तारा ही मेरा तिरस्कार कर बैठे तो मेरी क्या गति होगी। हाय, अहृदय तारा, निष्ठुर तारा, अबोध तारा, अगर तूने उस वक्त दो शब्द लिखकर मुझे तसल्ली दे दी होती, तो आज मेरा जीवन कितना सुखमय होता। तेरे मौन ने मुझे मटियामेट कर दिया, सदा के लिए। आह, सदा के लिए। 3 दिन फिर मैंने अंगारों पर लोट लोट कर काटे। ठान लिया था कि अब किसी से न मिलूंगा। सारा संसार मुझे अपना शत्रु सा दिखता था। तारा पर भी क्रोध आता था। चचा साहब की तो सूरत से मुझे घृणा हो गई थी। मगर तीसरे दिन शाम को चाची जी का रुक्का पहुंचा। मुझसे आकर मिल आओ। जी में तो आया लिख दूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं मर गया। मगर फिर उनके स्नेह और उपकारों की याद आ गई। खरी खरी सुनाने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था। हृदय में युद्ध का नशा और जोश भरे हुए मैं चाची जी की सेवा में पहुंच गया। चाचा जी ने मुझे सिर से पैर तक देखकर कहा, क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है? आज राय साहब सीताराम तशरीफ लाए थे, तुमसे कुछ बातें करना चाहते थे। कल सवेरे मौका मिले तो चले आना था, या तुम्हें लौटने की जल्दी ना हो तो मैं इसी वक्त बुला भेजूं। मैं समझ तो गया कि ये राय साहब कौन है, लेकिन अनजान बनकर बोला, ये राय साहब कौन है? मेरा तो उनसे परिचय नहीं है। चाचा जी ने लापरवाही से कहा, अजी ये वही महाशय हैं जो तुम्हारे ब्याह के लिए घेरे हुए हैं। शहर के रईस और कुलीन आदमी हैं। लड़की भी बहुत अच्छी है, कम से कम तारा से कई गुनी अच्छी। मैंने हाँ कर दिया है। तुम्हें भी तो बात पूछनी, तुम्हें भी जो बातें पूछनी हो उनसे पूछ लो। मैंने आवेश के उमड़ते हुए तूफान को रोककर कहा, आपने नाहक हक की, मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता। चाचा जी ने मेरी तरफ आंखें फाड़कर कहा, क्यों? मैं इसलिए निर्भीकता से जवाब दिया, इसलिए कि मैं इस विषय में स्वाधीन रहना चाहता हूं। चाचा साहब ने जरा नर्म होकर कहा, मैं अपनी बात दे चुका हूं, क्या तुम्हें इसका कुछ ख्याल नहीं? मैंने उदंडता से जवाब दिया, जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकता। चाचा साहब ने गंभीर भाव से कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, आखिरी। पछताना पड़ेगा, आप इसकी चिंता ना करें, आपको कष्ट देने ना आऊंगा। अच्छी बात है। यह कहकर वह उठे और अंदर चले गए। मैं कमरे से निकला और बैरक की तरफ चला। सारी पृथ्वी चक्कर खा रही थी, आसमान नाच रहा था और मेरी देह हवा में उड़ी जाती थी।
मालूम होता था पैरों के नीचे की जमीन है ही नहीं। बैरक में पहुंचकर मैं पलंग पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ बाप, चाचा चाची, धन दौलत सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथ था। उफ, कितना निर्दय, कितना निर्दय आघात था।